फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी इतिहास का उन्होंने जो भूमिका लिखा है उस भूमिका के विषय में आप देखेंगे। लगभग सभी एग्जाम्स में जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, इन सभी परीक्षाओं में भूमिका से प्रश्न पूछे जाते हैं और भूमिका बहुत छोटी सी होती है। तो इस भूमिका को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य होगा उसे हाईलाइट करते चलेंगे या आप उसे नोट कर लेंगे। तो इस भूमिका को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उनका सबसे पहले ये जो हेडिंग है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। उन्होंने प्रथम संस्करण के बारे में क्या कहा है। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर, जिसे अफसर बोलते हैं, ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। उन्होंने बताया कि सबसे पहले किसने 1833 ईस्वी में वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा निकाला गया। इसके बाद 1889 में ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसकी रचना है। तो ये ग्रियर्सन की है। और ये किस प्रकार की रचना है? ये कविवृत्त संग्रह है। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। नागरिक प्रचारणी सभा ने इन पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया 1900 में। सन 1911 ईस्वी तक खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। इसने अपनी 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की नागरिक प्रचारणी सभा ने, और जो अज्ञात कवि थे, उनकी अज्ञात रचनाएं थी, उसके विषय में 8 रिपोर्टों में बताया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया गया। तो इसमें बताया जा रहा कि जो ये अज्ञात ग्रंथ पता लगाए गए उसका उपयोग करके 1913 में मिश्र बंधुओं ने अपना एक कविवृत्त संग्रह बनाया जिसका नाम रखा मिश्र बंधु विनोद, और ये 3 भागों में प्रकाशित की गई। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट
निर्दिष्ट श्रेणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता। जो भी 800-900 वर्षों की संचित धनराशि थी, ग्रंथ राशि थी, धनराशि नहीं ग्रंथ राशि थी, उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाए जिससे लोगों को पढ़ने समझने में आसानी हो, इसके विषय में बताया गया कि ये सोचा गया कैसे इसको वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि जब संख्या में बहुत अधिक हो गई तो उनको पढ़ना आसान नहीं रहा और इसलिए आसान करने के लिए उसको वर्गीकृत करना पड़ा, सिस्टमैटिक वे में उसको रखना पड़ा। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपरयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकते थे। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। जो भी वृत्त संग्रह लिखा गया इसके पहले, उसके विषय में ये बता रहे हैं कि जो भी आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इस तरीके से उसके अंदर में बांट देना ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी विशेषताओं के आधार पर उसको वर्गीकृत नहीं किया जा रहा था। जो लग रहा था कि ये रचना आदिकाल में हुई है तो उसको आदिकाल में रख देना, इस तरीके से ये वृत्त संग्रह बना दे रहा था, क्योंकि उसको कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि हाँ इस कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। ये शुक्ल जी स्वयं बता रहे हैं कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने स्वयं कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वह हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक थी उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो वही ये बता रहे हैं कि हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया कि भाषा और साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि जल्दबाजी में लिखना पड़ा। इसीलिए जितना मैटर इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी समझते थे उतना मिल नहीं पाया, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर पूरा किया गया। जितना आवश्यक सामग्री थी उसके अनुसार ही इस भूमिका को लिखकर पूरा किया गया। आगे है कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें किस पद्धति का उल्लेख किया गया है। ये बता रहे हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए, बता रहे हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए। सबसे पहले उन्होंने काल विभाग दिया है। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है, उन्होंने किस प्रकार काल क्रम को रखा है, किस प्रकार काल विभाग को रखा है, उसकी विशेषता क्या है, इसके विषय में उन्होंने बताया
कि वह एक अलग काल जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल मान लिया गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया कि वो रचनाएं जिस स्वरूप की थी उस अनुसार उस काल को नाम दिया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। इस प्रकार सभी जो काल बांटे गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनका सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है कि आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, भक्तिकाल की क्या क्या विशेषताएं रही। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाणों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों को रचनाएं मिलाकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, 5 ढंग की रचनाएं हैं जिसमें से 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20 पुस्तकें हुई। यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। पहली बात यह है कि ग्रंथों किसी काल में जो नाम रखा गया उनका क्या उद्देश्य रहा कि जो रचनाएं जिस भी रचना की प्रचुरता अधिक थी उसको वरीयता दिया गया। उनका कहने का सीधा मतलब ये है। और दूसरा क्या बात रही? दूसरी बात रही ग्रंथों की प्रसिद्धि, कि जो ग्रंथ जितना अधिक प्रसिद्ध है, जितने ज़्यादा ग्रंथ जितना अधिक प्रसिद्ध है उसके हिसाब से भी कुछ काल का नाम या विशेषता उनकी बताई गई। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। देखिए आगे बता रहे हैं, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत से पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले पुस्तक की प्रचुरता और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि, इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। आगे बताते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों हमने वीर गाथा काल क्यों कहा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आगे बता रहे हैं कि आदिकाल में जो कि वीर गाथा काल इन्होंने कहा, उसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। सबसे पहला अपभ्रंश की और दूसरा देश भाषा या बोलचाल की। पहली रचना है अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा जो कि बोलचाल में यूज की जाती थी। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोट में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ये बता रहे हैं कि जो अपभ्रंश की पुस्तकें मिली उनमें जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो संबंधी चीज़ें लिखी गई थी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उद्देश्य केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है और ये साहित्य की कोटि में नहीं आती। और जो साहित्य की कोटि में आती हैं उनमें से 4 पुस्तकें हैं। सबसे पहले है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इस प्रकार ये जो 4 रचनाएं हैं ये सिर्फ साहित्यिक रचनाएं हैं। ये अपभ्रंश में लिखी हुई साहित्यिक रचनाएं हैं।
अब देश भाषा की जो है वो 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले है खुमांड रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया 8। अपभ्रंश की 4 पुस्तकें और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें, इन दोनों को मिलाकर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया। ये आदिकाल की रचनाएं हैं, तो इनको देखते हुए वीर गाथा काल उन्होंने नाम दिया इस काल का। आगे ये बताते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरात्मक ही हैं। तो अंतिम 2 और बीसल देव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ कैसा है? वीर गाथात्मक। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया। एक इन्होंने बताया बीसल देव रासो और दूसरा खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली। ये तीनों रचनाओं को छोड़कर बाकी शेष सभी रचनाएं जो हैं वो वीर रचनाएं हैं, वीर गाथात्मक। आगे है कि मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर भगवद गीता, वृद्ध नौकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अन्यन्य योग, जम्बू स्वामी, रैवत गिरिरासा, नेमिनाथ चौपई, उपयस माला या उपदेश माला, इनमें से नंबर 1 तो पहले के पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। तह दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। इस प्रकार ये कैसा लगता है? ये लगता है कि ये काफ़ी बाद की रचना है। शुक्ल जी ने जहाँ जहाँ पीछे शब्द का प्रयोग किया उसका अर्थ बाद में है। और जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्यवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वह यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का या गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। तो बता रहे हैं कि प्राकृत भाषा वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि या वैश्यवाड़ी समझते हैं। तो वो इन सब रचनाओं को 1000 या संवत 500 के आसपास बताते हैं, संवत 1000 या संवत आसपास के बताते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें 2, 7, 9 और 10 की जो मिस्र बंधुओं ने बताया है। जैन धर्म के तत्व निरूपण है 2, 7, 9 और 10। वृद्ध नौकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई, उपयस माला या उपदेश माला। तो इस प्रकार ये जो रचनाएं हैं ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य कोटि में नहीं आ सकते। नंबर 6 जो है वो योग की पुस्तक है। 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने वीर गाथा काल मान लिया है तो 2 पुस्तकें हैं इतने में से जो साहित्यिक पुस्तकों की श्रेणी में और आ सकती हैं।
इसके अलावा जो भी इन्होंने बताया है अदर पुस्तकें, वो सब साहित्यिक की श्रेणी में नहीं आ रही। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। अब ये भक्ति काल के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति काल में जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, जो दोनों शाखाएं सगुण की बांटी गई, उसमें भी सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा रखी गई। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। जैसे इन्होंने क्या किया कि पहले भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया, सगुण और निर्गुण। फिर उन्होंने निर्गुण की 2 धाराएं ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी और सगुण की 2 धाराएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया। अब इन धाराओं और शाखाओं को प्रतिष्ठा मनमाने ढंग पर नहीं की गई। अब ये बता रहे हैं कि ऐसे ही इसको बांट नहीं दिया गया, बल्कि इन दोनों को अलग अलग देखा गया, इनकी विशेषताओं को देखा गया जो एक दूसरे से भिन्न थी। इसके बाद इन्हें सगुण निर्गुण और जो है कृष्ण भक्ति राम भक्ति ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी इस तरीके से बांटा गया। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। आगे बता रहे हैं रीतिकाल के विषय में। शुक्ल जी बता रहे हैं कि रीतिकाल में जो रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली आ रही उसका उपविभाग करने का हमें कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। कभी भी काल विभाग को इस तरीके से नहीं डिवाइड किया जा सकता कि उसका काल विस्तार बहुत अधिक है तो हम उसको पूर्व और उत्तर में बांट दें। पूर्व और उत्तर में हम तभी उसको बांट सकते हैं जब दोनों में पूर्व काल में जो पहले रचनाएं हुई हैं और जो बाद की रचनाएं हुई हैं उन दोनों की विशेषताओं में अंतर होगा, तभी हम उन्हें पूर्व और उत्तर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर उसमें बहुत अधिक समय तक रचनाएं रीतिकाल की जा रही हैं तो हम उसको पूर्व और उत्तर अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बांट सकते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं शुक्ल जी। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल का बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। शुक्ल जी बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी हैं। अभी आगे इनको 2 बातें, पहला तो इन्होंने
कालक्रम के विषय में कहा। अब इन्हें 2 बातें और भी कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन। तो इस प्रकार ये बता क्या रहे हैं कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास के लिए पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। इन्होंने बताया कि कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है उसे मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। कहीं कुछ कवियों के विवरण में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। जैसे इन्होंने किन किन कवियों के मिश्र बंधु के अपेक्षा विवरण में परिवर्तन किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय, रसिक गोविंद के विवरण में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि को किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरे कोई बड़ी उद्देश्य से हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। अब बता रहे हैं कि मैंने जितना कवि का नाम लिया है रीतिकाल में, जितने ग्रंथों का नाम लिया है, ज़रूरत से अधिक उतने ही लग रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वह दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। इन्होंने बताया कि इतिहास की पुस्तक में कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आगे ये बता रहे हैं कि जो भी कवियों की साहित्यिक विशेषताओं को मैंने लिया है वो सिर्फ दिग्दर्शन मात्र है, वो आलोचना नहीं है और वो अधूरी आलोचना भी नहीं है। अगर आलोचना हमें करना होगा किसी कवि का तो वो स्वतंत्र रूप से मैं प्रबंध पुस्तक में करूँगा। और जो भी कवियों के विषय में, जैसे किसी कवि के विषय में थोड़ा और किसी कवि के विषय में ज़्यादा लिखा गया है शुक्ल जी की पुस्तक में, तो उन्होंने इसके विषय में कहा है कि जो कवि ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनके विषय में उनकी विशेष प्रवृत्तियों को ही सम्मिलित किया गया है। आगे है कि आधुनिक काल में, अब आधुनिक काल के विषय में रीतिकाल की बात हो गई, भक्ति काल की और आदिकाल की। अब आधुनिक काल का बात आया कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरे विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी ना माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कि ये पुस्तक, इन्होंने बताया कि ये पुस्तक जल्दबाजी में निकाली गई है
इससे कुछ लेखकों के नाम भी छूट सकते हैं, पर जो दूसरा संस्करण निकाला जाएगा उसे थोड़ा सा और विस्तार दिया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। बता रहे हैं कि आदिकाल के भीतर जो है वो अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं और कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई हैं जो अपभ्रंश में हैं। आगे ये बता रहे हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि ये सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति हुई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित, सारंग धरत कृत हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्रकृति पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। ये बता रहे हैं शुक्ल जी। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साह और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी हैं। राय साहब, बाबू श्याम सुंदर दास, बीए की हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो ये तीन जो नाम आए हैं लेखकों के और उनके रचनाओं के, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है, उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। इस भूमिका को रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है काशी में आषाढ़ शुक्ल 1986 ईस्वी में। इस प्रकार से हमारी भूमिका यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कालक्रम के विषय में। तो आज ही हम लोग कालक्रम के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। विषय सूची, जो कि इनका विषय सूची भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी की विषय सूची जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि आदिकाल में इन्होंने क्या क्या रखा है, कैसे रखा है।
सिस्टम सारा यहीं से आपको पता चलेगा। तो हम आज देखेंगे काल विभाग के विषय में। काल विभाग में इन्होंने क्या क्या लिखा है। जनता और साहित्य का संबंध सबसे पहले बताया है काल विभाग। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल इसके बाद बताए हैं और इन कालों के नामकरण का क्या तात्पर्य रहा है। तो काल विभाग में इतनी चीज़ें बताया गया है। काल विभाग जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो जनता की चित्तवृत्ति राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार 4 परिस्थितियाँ इसमें बताई गई हैं, जिसमें आता है आपका राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। ये भी प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। और देखिए साहित्य का तात्पर्य क्या है, आपको इस एक लाइन में मिल जाता है कि प्रत्येक देश का साहित्य क्या है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। अब आगे हम काल विभाग देखेंगे। शुक्ल जी ने 4 काल इन्होंने बताया है, आदिकाल, पूर्व काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। और इन्होंने जो नाम दिया है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, इस प्रकार से। और इसका समय भी 1050 से 1375 और भक्ति काल का 1375 से 1700, रीति काल का 1700 से 1900 और गद्य काल का 1900 से 1984। ये दोनों नाम जो भक्ति काल है और रीति काल है, ये मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है, ये शुक्ल जी ने कहा है। और भक्ति काल, रीति काल, ये पहले से नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। यदि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। शुक्ल जी यह बात भी बता रहे हैं कि वीरगाथा काल कहने का तात्पर्य आदिकाल का ऐसा नहीं है कि इसके बाद के कालों में भक्ति काल या रीति काल में
और ज़्यादा भक्ति काल और रीति काल में और ज़्यादा रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हुई हैं। हुई तो हैं पर उनका क्या है, कुछ लक्षण अलग हैं। तो इस प्रकार से हमारी भूमिका और काल विभाग यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।